विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आज हम आपको जानकारी देंगे अध्याय 2 भारत के संसाधन। और इससे पहले वाले वीडियो में हम अध्याय 1 भारत के संसाधन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। अब इस अध्याय में हम आपको इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हम बता दें कि आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और ब्लूप्रिंट का भी वीडियो आपको डाला जा चुका है, तो आप ब्लूप्रिंट के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं, आप इन्हें तैयार अवश्य कीजिए। तो देखिए कि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो लौह अयस्क का प्रकार बॉक्साइट नहीं है। मध्य प्रदेश किस खनिज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, तो मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। पित्त क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट है, तो मध्य प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रथम राज्य है। उसके बाद में आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में जो प्रश्न उत्तर पूछेंगे, तो देखिए कि खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताइए। तो खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जो भोजन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, वे खाद्यान्न फसलें कहलाती है। जैसे कि गेहूं है, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर। अब इनमें खरीफ और रबी की फसल में अंतर, तो सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ की फसल। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक पक करके तैयार हो जाती हैं, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन। उसी प्रकार से रबी की फसल, तो ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में पक करके तैयार हो जाती है, रबी की फसल कहलाती है। जैसे कि गेहूं, चना, जौ, सरसों और तंबाकू। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि देखिए कि हरित क्रांति से क्या आशय है, देखिए कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन में उन तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन होता है। की विशेषताएं हैं अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, कृषि यंत्रीकरण का विस्तार करना, लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना का विस्तार करना और भूमि संरक्षण की नई तकनीकी का प्रयोग करना। उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो श्वेत क्रांति और पित्त क्रांति में अंतर निम्नलिखित है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रम के द्वारा दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि। उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसे ऑपरेशन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। सरकार विदेशी नस्लों की गायों तथा स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया जाता है। उपरोक्त प्रयासों से देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से आता है पित्त क्रांति, तो खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास होने की रणनीति को पित्त क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के अंतर्गत भारत सरकार ने एक तकनीकी मिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर गठित सरकारी समितियां, कृषि अनुसंधान संगठनों और ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाने का प्रयास किया गया है। फिर एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान क्या है। तो उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान अपने को 4 पॉइंट में लिखना है। कलम बैंक स्थापित करना, पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन और पूर्ति क्षमता बढ़ाना, बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है मिट्टी एवं पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधा बढ़ाना और निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी का उपयोग करना। इस प्रकार से उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के बारे में आपने जाना। अब अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसके भी हमें 4 पॉइंट लिखना है।
तो इसका नंबर 1 पॉइंट है, भारतीय कृषि जहां अपनी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है, वहीं भारतीय कृषि से संसार के लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। भारतीय कृषि में लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में भी अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गाँव में कृषि उत्पादन पर अधिकाधिक छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं। फिर हम देखते हैं, भारतीय कृषि में देश में वस्त्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे कि कपास, जूट, रेशम, ऊन, लकड़ी की लुगदी आदि वस्तुओं के निर्माण में कार्य करती है। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय कृषि देश की बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कर रही है। कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन और वसा, विटामिन आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं, अभ्रक का उपयोग लिखिए। तो अभ्रक का उपयोग देखिए, अभ्रक औषधि बनाने में उपयोग में लाया जाता है, बिजली के संचालन में, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर, परिवहन आदि में उपयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि छोटे नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है? आज प्रत्येक राष्ट्र के औद्योगिक विकास का आधार खनिज पदार्थ है, अतः प्रत्येक राष्ट्र अपने औद्योगिक विकास हेतु अधिकाधिक खनिज पदार्थ पाना चाहता है, परंतु प्रकृति ने खनिज पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ में बहुत ही नीचे इकट्ठा किया है। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक स्थान पर सीमित मात्रा में ही खनिज उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु विश्व के मानचित्र में छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत अधिक धनी और विधिवत्ता लिए हुए है, क्योंकि जितना खनिज पदार्थ संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है उससे वह अकेला छोटे नागपुर के पठार में प्राप्त होता है। छोटे नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। इस प्रकार से हमने अध्याय 2 के महत्वपूर्ण और 100% जो प्रश्न उत्तर आने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी है। तो इसी प्रकार से लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।